फिर यक्षिणी ने चिकन की प्लेट से लेग पीस उठाया और उसमें बड़ी ही बेसब्री से 2-3 मुंह मारने के बाद वह देवांश के मुंह की तरफ बढ़ाई। देवांश ने भी उसका जूठा चिकन खाने में कोई आपत्ति नहीं दिखाई। अगले दिन देवांश ने अपने घर को नई नई चीजों से भरना शुरू कर दिया। जो भी चीज वो अपने घर में चाहता था सब कुछ खरीद कर पूरे दिन लाता रहा और रात को उसने अपने लिए एक कार भी खरीद ली। जब कार से उतरकर उसने जमीन पर कदम रखा तो उसको रेणुका की याद आई। उसने चाहा कि वो उसको कॉल करके अपनी खुशी बांटे, लेकिन फिर उसको यक्षिणी की शर्तें याद आई और उसने अपने कदम घर की तरफ बढ़ा दिए। 1 महीना गुजर चुका था और देवांश अपनी जिंदगी पूरे ऐशो आराम के साथ गुजार रहा था। दूसरी तरफ रेणुका अपने कमरे में बैठी देवांश के बारे में ही सोच रही थी। अब उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसके दिमाग में आ चुका था कि साथ फेरे लेने का मतलब है पति पत्नी दुख और सुख दोनों में एक दूसरे का साथ दें। और अब उसको देवांश की चिंता भी हो रही थी, क्योंकि महीनों से उसके पास ना तो देवांश की कॉल आई थी और ना ही कोई मैसेज। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन था। देवांश अपने कमरे में कुर्सी पर बैठा हुआ अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था कि तभी उसका मोबाइल बजा। जिस पर अपनी बहन ज्योति की कॉल आती देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान छलक आई। देवांश ने कॉल रिसीव की और बात करने लगा। हेलो ज्योति। हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ मेरी प्यारी बहन, तुम कैसी हो? आप तो मुझे एकदम ही भूल गए हैं भैया, ना कॉल ना मैसेज। अरे ऐसा नहीं है, बस तुम्हारी भाभी से झगड़ा हो गया था इसलिए माइंड थोड़ा डिस्टर्ब था। भाभी से आपका झगड़ा हुआ और आपने मुझे बताया भी नहीं? ये सुनकर देवांश ने ज्योति को अपने और रेणुका के बारे में सब कुछ बता दिया। जिसे सुनकर ज्योति बोली, आप फिक्र मत कीजिए भैया, रक्षाबंधन पर मैं आपके घर आ रही हूँ और फिर मेरे साथ भाभी के घर चलना, मैं उनको समझाऊंगी। यह सुनकर देवांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह बोला, हाँ मेरी प्यारी बहन, मेरा भी तुमसे मिलने का मन है। इतना कहकर उसने थोड़ी देर और ज्योति से बात की और फिर कॉल कट कर दिया। फिर उसको याद आया कि उसने रोनित से भी कई दिनों से बात नहीं की है। जब रोनित को केस जीतने पर हवेली और गुप्त धन मिला था तो उसने सबसे पहले देवांश को ही बताया था। यह सोचकर उसने रोनित का नंबर लगा दिया। जब कॉल उठी तो दूसरी तरफ से रोनित के पापा की आवाज आई। हेलो अंकल, मैं देवांश बोल रहा हूँ, क्या मेरी बात रोनित से करवा सकते हैं? दूसरी तरफ से बड़ी गंभीर आवाज सुनाई दी। बेटा, तुमको पता नहीं कि उसकी मौत हो चुकी है? सुनकर देवांश एकदम से चौंक पड़ा। क्या 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 कहा अंकल आपने? और ये सब कब हुआ? 1 महीना हो चुका है। रोनित की लाश उसके कमरे में ऐसी हालत में पाई गई कि उसके शरीर में नाम को भी खून नहीं बचा था और घर में रखा सारा सोना भी गायब था। ये सुनकर देवांश का माथा ठनका और उसके हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर गया। उसको अपनी कही हुई बात याद आई जो उसने यक्षिणी से कही थी। और मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में पैसे की बिल्कुल भी कमी ना रहे और ये सिर्फ एक रात में हो जाए, जैसे 2 साल पहले मेरे दोस्त रोनित के साथ हुआ था। उसने ध्यान दिया कि जो जेवरात उसको यक्षिणी ने लाकर दिए थे वो भी बहुत पुराने समय के लग रहे थे। क्या हुआ साधक, किस सोच में डूबे हुए हो? अचानक से उसके सामने यक्षिणी प्रकट हुई
उसके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट थी। जो सोने के जेवरात तुमने मुझे लाकर दिए थे, वो तुम कहाँ से लाई थी? तुम्हारी ही ख्वाहिश थी कि तुम्हारी जिंदगी एक रात में तुम्हारे दोस्त रौनक की तरह बदल जाए, इसलिए वो सारा सोना मैं उसी के यहाँ से ले आई थी। यह सुनकर देवांश के होंठ कांपने लगे और उसने कहा, इसका मतलब है कि रोनित को तुमने मार डाला सिर्फ मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए? कोई जिए या मरे, मुझे तो बस तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने से मतलब है। इतना कहकर यक्षिणी उसको गले से लगा लेती है। देवांश को यह बात जानकर बहुत बुरा लगता है कि उसकी ख्वाहिश की वजह से ही उसके दोस्त रोनित की मौत हुई। 2 दिन बाद रात की ठीक 11 बजे, जिस वक्त देवांश यक्षिणी के साथ बैठा मांस खा रहा था, उसके कानों में डोरबेल की आवाज सुनाई दी। सुनते ही वो उठ खड़ा हुआ और कमरे से निकलकर मेन डोर को खोला तो सामने उसकी बहन ज्योति खड़ी थी। ओ मेरे प्यारे भैया, कहते हुए ज्योति ने अपने भाई को गले लगा लिया। दोनों भाई बहन इतने दिनों के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे, इसलिए देवांश ने भी अपनी प्यारी बहन को गले से लगा लिया। यक्षिणी को यह बात पता चल गई और उसको गुस्सा आने लगा। देवांश और ज्योति हॉल में बैठकर आपस में बातें करने लगे। इतनी लेट कैसे हो गई तुम? और मुझे बताया क्यों नहीं तुम आ रही हो? मैं लेने के लिए आ जाता। भैया मैं आपको सरप्राइज करना चाहती थी, इसलिए तो नहीं बताया। दोनों ने बैठकर तकरीबन 11:30 बजे तक बात की। अब ज्योति के सोने का वक्त हो चुका था। देवांश ने ज्योति को एक कमरे में ठहराया और फिर खुद भी अपने कमरे में पहुंच गया, जहां यक्षिणी बैठी हुई नजर आ रही थी। तुम इतनी गुस्से में क्यों दिख रही हो? तुम मेरी शर्त के बारे में भूल गए हो। शर्त? कौन सी शर्त? मेरे अलावा किसी और स्त्री के करीब भी नहीं जाओगे। सुनकर देवांश डर गया और बोला, मैं किसी स्त्री के करीब नहीं गया। वो मेरी छोटी बहन है, क्या मैं उससे भी नहीं मिलूंगा? मिल सकते हो, लेकिन उसने तुम्हें गले कैसे लगाया? वो मेरी बहन है, क्या एक भाई अपनी बहन को गले नहीं लगा सकता? मैं यक्षिणी हूँ और एक यक्षिणी का साधक उसके सिवाय किसी भी स्त्री को गले तक नहीं लगा सकता। सुनकर देवांश बेहद डर गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम उसको कुछ मत करना, मैं कल राखी बंधवाते ही उसको यहाँ से भेज दूंगा। सुनकर यक्षिणी आगे कुछ नहीं बोली और देवांश के बराबर में लेट गई। देवांश ने समझा कि वो मान गई है और वो भी अपनी आंखें बंद करके सो गया। सुबह देवांश के कानों में एक बर्तन के बजने की आवाज आई तो उसकी आंखें खुली। उसने देखा कि यक्षिणी उसके सामने खड़ी है और जो आवाज उसे सुनाई दी थी वह एक खाने की डिश थी जिस पर ढक्कन रखा हुआ था और उसके साइड में खून टपक रहा था। उस डिश को टेबल पर रखने की आवाज से ही उसकी आंखें खुली थी। क्या है इसमें? खुद ही देख लीजिए। नहीं! और यक्षिणी जोर जोर से हंसते हुए ऊंचे स्वर में चीखते हुए कहती है, तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हारी। यक्षिणी, यक्षिणी। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन तेज की रफ्तार से दौड़ रही थी। उसी ट्रेन में एक आदमी बैठा हुआ था जिसकी गोद में उसकी पालतू बिल्ली सो रही थी। उस आदमी के सामने वाली सीट पर बैठी रेणुका बड़ी देर से उस बिल्ली को देखे जा रही थी। और बाकी के सभी पैसेंजर सो रहे थे।